Hello kids, welcome to Wit and Answer. Today we study development, which is the first chapter of class 10 economics. So first we'll understand the meaning of development. Now development को हम लोग growth भी बोल सकते हैं. We can say development as growth और development को हम लोग progress भी बोल सकते हैं. Development can also be said as improvement or positive change. Development can also be named as people's aspirations. Now ये जो सारे words हैं, all these words somehow mean development. Now when we are studying economics, we'll talk about economic development. Now what is economic development? Economic development is basically the process or the procedure or the activities that helps to enhance or improve the economic well-being of people and the quality of life they live. Economic well-being and the quality of life they live. तो economic development basically ये समझाने की कोशिश करता है कि कितना citizens हमारे economic well off है और क्या standard of living है उनका. In other words, अगर हम economic development को explain करना चाहें तो हम बोल सकते हैं it's a process in which people become healthier, wealthier and better educated. Simpler terms में, this is the most simple definition. It is a process in which a citizen of a country becomes healthier, wealthier and well educated. Now अब economic development हम clear हैं. We'll go to the next level जहाँ पे हम development goals के बारे में बात करेंगे. अब every individual has different developmental goal. सपोज आपके घर में भी 4 लोग रह रहे हैं तो उन चारों का भी डेवलपमेंट गोल अलग अलग होगा. आपकी मदर का सपोज यू बिलोंग टू अ रिच अर्बन क्लास फैमिली, व्हाट वुड बी द डेवलपमेंट गोल फॉर योर मदर? मे बी अ न्यू डायमंड नेकलेस और कांजीवरम साड़ी. अगर आपका फादर का डेवलपमेंट गोल बोला जाए तो मे बी अ बेटर कार, अ बेटर हाउस. तो आपके सेम हाउस में आपके अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं. अब हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम रिच गर्ल फ्रॉम अर्बन फैमिली का एग्जांपल लें तो क्या हो सकता है उसका डेवलपमेंट गोल. अब रिच गर्ल फ्रॉम अर्बन फैमिली को क्या चाहिए? शी नीड्स फ्रीडम, शी नीड रिस्पेक्ट, शी नीड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर इज गेटिंग इन द हाउस, शी नीड टू गो आउट फॉर अ करियर. तो ये सारे उसके डेवलपमेंट गोल हो सकते हैं. और अगर हम सेम फैमिली के एक बॉय की बात करें, अ बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, तो उसके डेवलपमेंट गोल्स क्या हो सकते हैं? मे बी उसको एक बेटर कार चाहिए ताकि वो शो ऑफ कर सके कॉलेज में. मे बी ही नीड्स एम्पल अमाउंट ऑफ मनी टू बाय अ न्यू आईफोन और ही वांट्स टू सेटल अब्रॉड, तो ही नीड्स फंडिंग फॉर दैट. तो ये सारे उसके डेवलपमेंट गोल हो सकते हैं. अब बात करते हैं हम, ये तो अर्बन फैमिलीज, रिच अर्बन फैमिलीज की बात हुई. अगर हम बात कर रहे हैं लैंडलेस रूरल लेबर्स की, तो उनके लिए डेवलपमेंट क्या है? सोचिए क्या होगा. उनके लिए डेवलपमेंट है एक मिनिमम वेज रेट, मे बी गवर्नमेंट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, क्योंकि वो लैंडलेस हैं एंड रूरल बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं तो उनके पास दे डू नॉट हैव सो मच मनी टू अफोर्ड अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो they'll basically depend on public sector or the government sector to provide for the minimum necessities of their life. और उसके अलावा क्या चाहिए हो सकता है उनको? उसके अलावा उनको मिनिमम एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए होता है, मिनिमम डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि इतने दिन उनको सरकार की तरफ से काम मिले ही मिले. तो ये जो डेवलपमेंट गोल्स हैं वो रूरल लैंडलेस लेबर के हैं. तो यहाँ पे इन सारे एग्जाम्पल्स जो हमने समझा वो ये है कि एवरी इंडिविजुअल हैज डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स. And secondly, what may be development for one person may not be development for other person, or it can be destructive for the other person also. अब इसका एग्जाम्पल हम ऐसे दे सकते हैं. Now all the industrialists wants dam to be built up for better supply of electricity. Now when dams are being built up, the people living down have to suffer because they have to evacuate the place because the land gets submerged with water. जब आप डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेसमेंट करनी पड़ती है क्योंकि वो जो लैंड है वो पानी में समर्ज हो गया, उनको अपना घर, अपने काम, अपने वर्क एनवायरनमेंट सबको छोड़ के जाना पड़ता है. तो वो जो चीज जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए डेवलपमेंट थी वो दूसरे लोग के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकती है. अब अगर हम इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल दें,
तो आपका सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है गुजरात में, ये एक बहुत लीडिंग एग्जाम्पल है ये बताने के लिए कि जो डेवलपमेंट था फॉर 4 स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात, वो एक्चुअली में बहुत सारे ट्राइबल्स के लिए डिस्प्लेसमेंट लेके आया. They had to, thousands of tribals had to evacuate their place and shift to other places in search of food and shelter. तो यहाँ पे जो एक सेक्टर ऑफ लोगों के लिए डेवलपमेंट था वो दूसरे लोगों के लिए डिस्ट्रक्शन था. तो हम सिनॉप्सिस में दो चीज समझे कि डिफरेंट इंडिविजुअल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, एंड सेकेंड है व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन पर्सन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अनदर पर्सन. अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेवलपमेंट गोल्स की. तो सबसे पहला जो डेवलपमेंट गोल है, डेवलपमेंट गोल्स, वो है इनकम गोल. हम सब लोग का डेवलपमेंट गोल है कि टू इंक्रीज द लेवल ऑफ आवर इनकम सो दैट वी कैन इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अब क्या सिर्फ इनकम गोल ये डिटरमाइन करता है कि एक कंट्री में क्या लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है? आप सोच के देखिए कि यू थिंक मनी कैन बाय एवरीथिंग यू वांट? क्या सिर्फ इनकम ये डिटरमाइन कर सकता है कि किसी कंट्री का क्या इकोनॉमिक लेवल ऑफ डेवलपमेंट है? अब सपोज एज एन इंडिविजुअल आपको दो तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं. एक जॉब ऐसी है जहां पे आपकी सैलरी तो ज्यादा है लेकिन वो आपके घर से दूर है एंड उसके वर्किंग कंडीशंस भी अच्छे हैं. ओनली द प्रॉब्लम विद यू इज दैट कि इट्स फार ऑफ फ्रॉम योर प्लेस. सेकेंड जॉब में वो जॉब आपके घर के पास है, उसके वर्किंग कंडीशंस ओके हैं. अब आप क्या बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी जॉब चूज करनी है? वो आपके डेवलपमेंटल गोल पे डिपेंड करता है. मे बी फर्स्ट जॉब में है जो वो है वो आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है. जो सेकंड जॉब जो घर के पास है वो भले ही आपके पास है, उसका सैलरी लो है लेकिन वो भी आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, हम मान लेते हैं. तो अब हमें क्या चूज करना है? हमें ये चूज करना है कि हमें कौन सी जॉब लेनी है. तो हम डिपेंड करेगा कि मेरे लिए क्या क्राइटेरिया है. मुझे घर के पास वाली जॉब पसंद है जहाँ पे वर्किंग कंडीशंस अच्छे हैं, वर्किंग कंडीशंस ओके हैं, या घर के दूर वाली जॉब पसंद है जहाँ पे वर्किंग कंडीशंस बहुत अच्छे हैं. तो एक चीज हमें समझ में आई कि सेम जॉब के लिए अलग अलग इंडिविजुअल का अलग अलग थिंकिंग प्रोसेस होगा. तो वी व्हाइल डिसाइडिंग द डेवलपमेंट गोल्स वी लुक एट अ मिक्स ऑफ फैक्टर्स. हम मिक्सचर ऑफ फैक्टर्स देखते हैं, जो फैक्टर्स हमें सूट करता है उसके हिसाब से हम अपने डेवलपमेंट गोल्स को प्लान करते हैं. तो दैट इज क्लियर. डेवलपमेंट गोल्स के लिए हमें बहुत सारी इनकम के अलावा, इनकम कैन बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बट इट इज नॉट ओनली द फैक्टर व्हिच डिसाइड्स द डेवलपमेंट गोल ऑफ एन इंडिविजुअल. Next we'll proceed to what is, I am going totally according to your book so that once you are listening to the video you do not have to open the book. What is national development? Now as different people have different approach towards development, same different people have different approach towards national development. हर इंसान का डेवलपमेंट का फंडामेंटल ही डिफरेंट है. तो जो आपके लिए नेशनल डेवलपमेंट है वो हो सकता है दूसरे के लिए नेशनल डेवलपमेंट नहीं है. कभी कभी क्या होता है कि नेशनल डेवलपमेंट का जो क्राइटेरिया होता है वो दो लोगों के लिए कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो जाता है कि आपके लिए वो नेशनल डेवलपमेंट है लेकिन दूसरे के लिए वो नेशनल डेवलपमेंट नहीं बल्कि नेशनल डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है. अब जो सवाल दिमाग में ये आता है कि किसी भी कंट्री का हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे मेजर करें, कैसे हम टू कंट्रीज को कंपेयर करें कि विच कंट्री इज मोर डेवलप्ड देन दी अदर कंट्री. उसके लिए पहले हम एक सिंपल एग्जांपल में जाते हैं कि सपोज हमारे क्लास में 50 बच्चे हैं और every student has differentiated abilities. Some are good in studies, some are good in sports, some have good height, some are short heighted, some are good orators. Now every person is different from other person. Now अगर इन बच्चों में हमें comparison करना हो तो हम कैसे comparison करेंगे? तो उसके लिए हम सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि हमारा पर्पस ऑफ कंपैरिजन क्या है और उसके हिसाब से हम कैरेक्टरिस्टिक्स या क्राइटेरिया सेट करते हैं एंड हम कंपेयर करते हैं टू इंडिविजुअल्स को. नाउ सपोज द पर्पस ऑफ माय कंपैरिजन इज
to make a new sports team. Now अगर मेरा पर्पस है कि हमें एक नई स्पोर्ट्स टीम को चुनना है, तो हम क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि वो बच्चा कितना एथलेटिकली फिट है, कितना फिजिकली फिट है, एंड उस एट्रीब्यूट के हिसाब से हम कंपैरिजन करेंगे. जनरली हम 1 से 2 एट्रीब्यूट्स भी ले सकते हैं कंपैरिजन के लिए. तो अब जब नेशनल डेवलपमेंट के कंपैरिजन की बात आती है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन 2 कंट्रीज के कंपैरिजन की बात आती है, तो जनरली हम लोग इनकम एज क्राइटेरिया लेते हैं कंपैरिजन के लिए. हम 2 कंट्रीज के लेवल ऑफ इनकम को कंपेयर करते हैं एंड उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि विच कंट्री इज मोर डेवलप्ड देन दी अदर कंट्री. नाउ इनकम खुद में एक रियलिस्टिक फिगर नहीं दे पाता है, क्योंकि different countries have different population. Now if the population of different countries are different, the country having higher population will have higher level of income, and the country having lower population will have lower level of income. तो इसमें comparison possible नहीं है. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, we calculate for a more realistic figure, we calculate the average income, which is the total income divided by the total population, which is also called the per capita income. Now this is the best measure to calculate the per capita income, and by comparing the per capita income of all the residents of a country, we can compare the economic development of 2 countries. अब according to the World Bank, उन्होंने क्या क्राइटेरिया दे दिया है कि the countries which is having per annum income of $12056 per annum, they are called rich countries or well-developed nations, and it is $12056 or more. Now these countries are said to be rich countries or developed countries, and countries जिनका per annum earning 955 से कम है, उसको हम लोग लो इनकम इकोनॉमीज भी बोलते हैं. पुअर इकोनॉमीज, लो इनकम इकोनॉमीज और पुअर इकोनॉमीज, लो इनकम कंट्रीज और लेस डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं. अब नेक्स्ट चीज ये आती है कि क्या एवरेज इनकम बायस्ड फ्री है, क्या वो हमें एकदम रियलिस्टिक आइडिया दे देता है कि एक नेशन कितना डेवलप्ड है. अब उसके लिए आई गिव यू एन एग्जांपल. सपोज देयर आर 2 कंट्रीज, ए एंड कंट्री ए एंड कंट्री बी. नाउ हम यहाँ पे इनकम, मंथली इनकम इन कंट्रीज का बता देते, मंथली इनकम ऑफ सिटीजन्स निकालते हैं. नाउ देयर आर 4 सिटीजन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. सपोज हम 4 सिटीजन रहते हैं एंड वी फाइंड आउट द एवरेज इनकम. नाउ हम फिगर्स ले लेते हैं 8500, 9500, 10,500 एंड 11,500. ये सारे फिगर्स हाइपोथेटिकल है, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लेके जा रहे हैं. देन वी हैव फॉर द सेकंड कंट्री द मंथली इनकम इज दिस मच. नाउ इफ यू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ बोथ द कंट्रीज, दिस इज 8500, दिस इज 40,000 डिवाइडेड बाय 4. हम मान रहे हैं कि पॉपुलेशन 4 लोगों की है, तो टोटल पॉपुलेशन इज 4 विच इज 10,000. एंड यहाँ पे भी आपका 40,000 divided by 4, which is 10,000. Now if you see the average income of both these countries, आपको लगेगा कि दोनों का average income same है, तो both the countries are equal in the level of economic development. क्योंकि average income आपको ये नहीं बताता है कि how is the income actually distributed between the citizens of a country. Now अगर आपको बोला जाए कि इन दोनों कंट्रीज में आपको चूज करना है किस कंट्री में रहने के लिए, तो आप सिर्फ एवरेज इनकम का अगर डाटा देखेंगे तो आप कोई भी कंट्री चूज कर लेंगे एट रैंडम, क्योंकि दोनों कंट्री का एवरेज इनकम सेम है. लेकिन जब आप डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे जाएंगे ऑफ इनकम का, तो आपकी कंट्री ए में जो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल है
वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऑल पीपल आर नीदर पीपल आर रिच नॉर पुअर, लगभग एक अनुसार उनकी इनकम है. लेकिन व्हेन यू गो टू कंट्री बी यू सी three citizens are poor and one citizen is filthy rich. Now unless and until you are being guaranteed कि आप 4 citizen होंगे, आप ये कंट्री क्यों चूज करेंगे? नहीं चूज करेंगे, क्योंकि देयर आर मोर चांसेस टू बी पुअर इन कंट्री बी एज कंपेयर टू कंट्री ए. कंट्री ए हैज एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. तो कहीं ना कहीं एवरेज इनकम हमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं बताती है. तो आपके जो फिगर्स, आपका जो कंसेप्ट है कहीं ना कहीं थोड़ा बायस्ड हो जाता है. आप डिसाइडिंग फैक्टर पे नहीं आ पाते हैं कि कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी नेशन का है कि नहीं है. फाइन, क्लियर. अब हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा ये है कि हम कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पता करेंगे किसी स्टेट का या किसी कंट्री का. अब यहाँ पे इनकम सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है. The most important criteria for calculating the economic development of a country is income. I'll take figures from your book NCERT and explain further. Now आपके बुक में एक टेबल दिया है जहां पे पर कैपिटा इनकम ऑफ सेलेक्टिव स्टेट्स दिए हुए हैं. पर कैपिटा इनकम per capita income of selected states, and the states given are, we have Haryana, Kerala and Bihar. We have Haryana, we have Kerala, and taking the stats from your book only so as to make your understanding easier. Now ये according to 2015 and 16 के सेंसस के हैं, and आपकी per capita income है of selected states. This is your states and this is your per capita income. अब हरियाणा का आपका इनकम है अकॉर्डिंग टू 2015 and 16 1,62,034, and then we have Kerala 140,190, and then we have Bihar which is 31454. अब बहुत इजीली आपको नजर आ रहा है कि हरियाणा का जो पर कैपिटा इनकम है वो सबसे ज्यादा है. दैट मीन्स एन एवरेज पर्सन इन हरियाणा is earning rupees 1,62,034 per year. एंड उसके अनुसार बिहार का एक इंडिविजुअल की अर्निंग है या इनकम है 31,454, विच इज वेरी लो एज कंपेयर टू हरियाणा. तो इनकम क्राइटेरिया तो आ गया. अब हम क्या करते हैं, हम दो और क्राइटेरिया ले लेते हैं ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एक ले लेते हैं हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब है कि कितने बच्चे डेथ किए पर 1000 लाइव चाइल्ड बर्थ. तो हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ले लेते हैं तीनों स्टेट्स का. तो इन्फेंट मोर्टेलिटी, ये भी डाटा मैं आपकी बुक से ले रही हूँ. हरियाणा का 33 है, केरला का 10 है एंड बिहार का 38 है. नेक्स्ट हम लिटरेसी रेट ले लेते हैं इन्हीं तीनों स्टेट्स का. तो लिटरेसी रेट आपका 82 है, 94 है एंड 62 है. अब ये आप डाटा आपके बोर्ड पे है, इस डाटा को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. पर कैपिटा इनकम के अनुसार हरियाणा का सबसे हाई लेवल ऑफ इनकम है, पर फिर भी हरियाणा का मोर्टेलिटी रेट इतना हाई है. क्यों इतना हाई लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम के बाद भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई है. और अगर हम लिटरेसी रेट की भी बात करें तो केरला का लिटरेसी रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू हरियाणा, जबकि पर कैपिटा ऑफ इनकम हरियाणा का ज्यादा है. दिस मीन्स कहीं ना कहीं हरियाणा जो है वो एसेंशियल सर्विसेज में लैक कर रहा है. मे बी उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, आज उसके पास हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं हैं, उसका पीडीएस सिस्टम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा नहीं है. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू द पुअर पीपल ऑफ द कंट्री गेट फूड एट राशन प्राइस.
मिनिमम प्राइसेस पे उनको गवर्नमेंट फूड सप्लाई करती है सो एज टू मेंटेन द न्यूट्रिशन लेवल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स लिविंग इन अ स्टेट और अ कंट्री। तो कहीं ना कहीं आप बाकी भले ही आपका पर कैपिटा इनकम अच्छा है लेकिन आप बाकी एस्पेक्ट में लैक डाउन कर रहे हैं, क्योंकि पर 1000 में 33 बच्चे आपके 1 साल की उम्र पूरी ही नहीं कर पा रहे हैं। सो इमेजिन इफ 33 इन्फेंट्स आर डाइंग पर 1000 चाइल्ड बर्थ, तो उन पेरेंट्स को कितना बुरा लगता होगा जिनके बच्चे इतने कम एज में एक्सपायर कर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत है। अब नेक्स्ट आते हैं, अगर हम केरला की बात करें कि केरला की भले ही पर कैपिटा इनकम एज कंपेयर टू हरियाणा कम है, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वेल डेवलप्ड है, क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सिर्फ 10 है विच इज वेरी लो। कहीं ना कहीं वहाँ की जो गवर्नमेंट है या वहाँ की जो सरकार है वो बच्चों वो अपने सिटीजन्स का न्यूट्रिशन लेवल का भी ख्याल कर रही है, उनको प्रॉपर स्कूल्स दे रही है। क्योंकि स्कूल्स की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एजुकेशन सिस्टम उसका डेवलप है, क्योंकि 94% ऑफ द पीपल इन केरला आर एजुकेटेड, दे आर लिटरेट पीपल। तो कहीं ना कहीं उसका एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू हरियाणा एंड बिहार। अब हम बिहार की बात करते हैं, तो बिहार में पर कैपिटा इनकम आपकी लो है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी आपका ज्यादा है। अब ये बहुत रियलिस्टिक फिगर है कि अगर आपकी पर कैपिटा इनकम लो है तो कहीं ना कहीं आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो होगा एंड लिटरेसी रेट भी उसका लो है। अब इस कंपैरिजन से बेसिकली हम ये समझ रहे हैं कि सिर्फ पर कैपिटा इनकम को लेके वी कैन नॉट से दैट अ पर्टिकुलर स्टेट और अ पर्टिकुलर कंट्री इज more developed or less developed. There are other criteria also which are deciding factors for the economic developments of a state or a country. अब हम आगे बढ़ते हैं। I hope this is clear. अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं HDI, which is ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जनरली क्या होता है, जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करते हैं तो हम उसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बेसिस पे समझते हैं। 191 कंट्रीज के का चार्ट बना हुआ है जिसमें रैंकिंग दी गई है कि कौन सी कंट्रीज ज्यादा डेवलप्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उन्होंने हेल्थ, एक तो क्राइटेरिया उन्होंने इनकम लिया है ऑफ डेवलपमेंट, सेकंड क्राइटेरिया हेल्थ लिया है एंड थर्ड जो क्राइटेरिया है वो एजुकेशन लिया है। सबसे ज्यादा वो कंट्री डेवलप्ड है जो इन तीनों क्राइटेरियाज में एक अपवर्ड ट्रेंड शो कर रही है। अब आपकी बुक में इसका भी डाटा दिया गया है। तो अगर हम दो कंट्रीज, आई एम कंपेयरिंग ओनली टू कंट्रीज, यू कैन सी द चार्ट इन योर बुक। नाउ इफ वी टॉक अबाउट श्रीलंका एंड इंडिया, एंड आई एम गिविंग यू द HDI रैंकिंग, तो आपका 76 श्रीलंका का रैंकिंग है एंड 130 इंडिया का रैंकिंग है। नाउ इमेजिन श्रीलंका बीइंग सच अ स्मॉल कंट्री, उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया से बेटर है, ज्यादा है। दैट मीन्स उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेवल एज कंपेयर टू इंडिया ऑलमोस्ट डबल के आसपास बोल सकते हैं। 40-50% आपका इसमें ग्रोथ नजर आ रहा है कि इंडिया बैकवर्ड है। तो आप देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि क्या एक इकोनॉमी ज्यादा डेवलप्ड है या एक इकोनॉमी कम डेवलप्ड है। इसके अलावा हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए और भी बहुत सारे इंडेक्सेस हैं। वी हैव HPI which is ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, we have GII which is gender inequality index and many more जो आपके स्टडी के 10th के स्टडी के स्कोप से बाहर है। तो we will not discuss and just telling you for the knowledge sake. Now this is clear what is HDI and how it is helpful in determining the economic development of different countries. करंट स्टैट्स के हिसाब से स्विट्जरलैंड का स्विट्जरलैंड इज स्टैंडिंग इन द फर्स्ट पोजीशन फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब हम आगे बढ़ते हैं पब्लिक फैसिलिटीज के लिए। पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में बात करने के लिए अब ये समझना बहुत जरूरी है कि कैन मनी बाय एवरीथिंग वी वांट।
क्या मनी सब कुछ बाय कर सकता है, या एक कम्युनिटी डेवलपमेंट हमें चाहिए। अब बहुत रीसेंट एग्जाम्पल है कोरोना या कोविड-19, जहाँ पे ये हमने देखा कि नो डाउट यू हैव हाउ मच मनी इन योर पॉकेट, यू वर नॉट एबल टू सेव योर डियर वंस। तो मनी एक्चुअली ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि आप सब कुछ खरीद सकते हैं। आप सोचिए, आपको अगर पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए इंडिया में, तो क्या आप पैसे देके खरीद सकते हैं? क्या आपको अनअडल्ट्रेटेड फूड चाहिए या अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन चाहिए, तो क्या आप पैसे देके खरीद सकते हैं? नहीं। जब तक पूरी कम्युनिटी उसको लॉन्ग नहीं कर रही है और डिजायर नहीं कर रही है और उसके लिए स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर रही है, सपोज आपकी लोकेलिटी में सिर्फ एक ही बच्चा पढ़ना चाहता है, तो क्या आप अपनी लोकेलिटी में स्कूल सेटअप कर सकते हैं? फिर तो नहीं, क्योंकि एक बच्चे के पढ़ने से दी एंटायर कम्युनिटी is not looking forward for study, so the child has to go to some other places to study, क्योंकि ऐसी जगह पे इतना ज़्यादा एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं होगा, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई वाला फंडा होता है विच विल स्टडी इन लेटर क्लास आई मीन इन 11। तो आपको ये समझना जरूरी है कि जब तक कम्युनिटी डेवलपमेंट को नहीं चाह रही है, तब तक डेवलपमेंट होता नहीं है। नेक्स्ट चीज है, ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट चाहिए, हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों को एजुकेट करें, गाइड करें फॉर पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट और फॉर अवॉइडिंग माल प्रैक्टिसेस और फ्रॉम टेलिंग देम द डीमेरिट्स ऑफ अडल्ट्रेटिंग फूड्स। हम उनको मॉरली गाइड कर सकते हैं, लेकिन ये कम्युनिटी मेजर है जो कंट्री के डेवलपमेंट को बहुत बुरी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से शो करता है। अब नेक्स्ट आता है जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। नाउ व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ सस्टेनेबिलिटी? सस्टेन करना मतलब डेवलपमेंट के लेवल पे पहुंचना तो बहुत इजी है कि हम डेवलप हो गए, पर हमें उस डेवलपमेंट को सस्टेन भी करना है, उसे मेंटेन भी करना है। हमारे पास दो तरह की रिसोर्सेज होती हैं, एक होता है एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, एक होता है नॉन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, जिनको हम रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी बोलते हैं। अब हम वाटर की बात करें तो वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जो कि रेन से रिप्लेनिश हो जाता है। अब आप ये सोचिए कि इफ द यूज ऑफ वाटर इज मोर देन द अमाउंट व्हिच इज बीइंग रिप्लेनिश्ड, देन आप कहीं ना कहीं सफर करेंगे इन लॉन्ग रन में। वाटर रिसोर्सेज वैसे ही इंडिया में कम होती जा रही है, वाटर लेवल्स ड्रॉप कर गए हैं। तो उस सिचुएशन में as citizens of a country we have to ensure that we use the water in the most viable way so as to save water loss। तो उसके लिए हमें सस्टेनेबिलिटी कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है कि हमको अपने डेवलपमेंट लेवल को सस्टेन करना है। तो उसके लिए हमें जो भी रिसोर्सेज यूज करने हैं उसको बहुत वाइजफुली यूज करना है, ताकि हम वो फ्यूचर जनरेशंस को कैरी फॉरवर्ड कर सकें। नेक्स्ट आता है आपका एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, जो कि ऑफ कोर्स एक बार खत्म हो गए तो वो दोबारा आएंगे नहीं। यू कैन लुक फॉर अनदर स्टॉक्स, यू कैन फाइंड आउट प्लेसेस वेयर अनदर स्टॉक इज अवेलेबल, पर जहाँ पे वो एग्जॉस्ट हो गए वहां पे वो दोबारा मिलने वाले नहीं है। तो जब आपके एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगी तो अब आप क्या करेंगे? अब जैसे क्रूड ऑयल के बारे में बात की जाए तो वर्ल्ड में सिर्फ 50% क्रूड ऑयल रिजर्व्स पड़े हुए हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब क्रूड ऑयल अर्थ से खत्म हो जाएगा तो हम कैसे डेवलपमेंट को मेंटेन करेंगे या सस्टेन करेंगे। उसके लिए हमें जो यूजेस ऑफ रिसोर्सेज हैं, either exhaustible or non-exhaustible, has to be made very wisely. We should not waste them and we should try to protect them. जितने भी environmental economists हैं या development economists हैं, आज के टाइम में it's a matter of study कि हम कैसे अपनी resources का better utilization कर सकते हैं by sustaining the level of development. Now I'm winding up this chapter for now. डेवलपमेंट चैप्टर का जितना भी सिनॉप्सिस है या क्रक्स है इस क्लास में, इस वीडियो में हो चुका है। नेक्स्ट वी विल गो टू द इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द सेकंड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच।